नमस्कार विद्यार्थियों। हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे और उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य की आरंभिक जीवन के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं उनके आरंभिक विजयों के ऊपर। और आरंभिक विजयों की जब बात आती है तो हम है वो सीधे चले जाते हैं पंजाब, सिंध और मगध के ऊपर। ठीक है, तो हम लिखते हैं आरंभिक विजय। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़रूरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला अभियान जो था वो आपके मगध अभियान। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही कौटिल्य नाराज़ हुए घनानंद से और उन्होंने कैसे भी करके चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त कर लिया, 8 साल तक शिक्षा दी तक्षशिला में, और फिर ये सब चीज़ें होने के बाद में अब इनका टारगेट था कौटिल्य का, चाणक्य का, कि कैसे भी करके मगध क्षेत्र को अपने अधिकार में करना। ये ही शपथ थी कौटिल्य की। अब हुआ यूं कि कुछ ग्रंथ यह बताते हैं कि सबसे पहले इन्होंने मगध पे अटैक किया, और उस समय नंद बड़े मजबूत थे और चंद्रगुप्त के पास और कौटिल्य के पास में इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी। और जब इन्होंने मगध पे अटैक किया, तक्षशिला से मगध पे जब अटैक हुआ, तो ये एक प्रकार से यूँ समझिए कि तक्षशिला से इधर मगध की ओर गए तो ये हार गए, जीत नहीं पाए, क्योंकि उस समय ये कमज़ोर स्थिति में थे और बड़ी मुश्किल से यहाँ से वापस भाग गए, यहाँ से निकल गए। और अब यहाँ पे एक कहानी प्रचलित है जो कि मुद्रा राक्षस में भी मिलती है, महावंश में मिलती है, कथा सरित सागर में भी मिलती है। कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि जब मगध का असफल अभियान हुआ, तो इस असफल अभियान के बाद में जब वापस लौट रहे थे कौटिल्य और चंद्रगुप्त, तो रात को कहते हैं कि एक बुढ़िया की झोपड़ी में रुके थे और झोपड़ी के बाहर वेट कर रहे थे, अंदर बुढ़िया खाना बना रही थी। कहानी आप सभी ने सुनी होगी। और उसमें बुढ़िया जो है वो जब खाना बना के और एक रोटी देती है चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त क्या करता है कि सीधा हाथ जो है वो रोटी के बीच में डालता है, जिससे क्या होता है कि रोटी बीच में थोड़ी मोटी भी होती है और ज़्यादा गर्म भी होती है, भाप भी होती है उसके अंदर। तो इससे क्या होता है कि हाथ जल जाता है और आप रोटी भी नहीं खा पाते। तो हुआ यूँ कि जब उसने सीधा ऐसे हाथ डाला, ये चंद्रगुप्त नहीं, सॉरी, बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। जब माँ अंदर रोटी बना रही थी तो बच्चे को जब रोटी दी ना, तब उस बच्चे ने इस टाइप से हाथ डाल दिया और बाहर चंद्रगुप्त और चाणक्य रोटी का वेट कर रहे थे। जब बच्चे ने ऐसे सीधा हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया, तो वो थोड़ा चिल्लाया। तो वो उसकी माँ ने उसको क्या शब्द कहे? उसकी माँ ने कहे कि तू भी वही गलती कर रहा है जो आपके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने की। कभी भी किसी भी क्षेत्र में सीधे अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। इसकी साइड में से खाना शुरू करोगे तो साइड में से खाते खाते आप पूरी रोटी भी खा जाओगे और हाथ भी नहीं जलेगा। और कहते हैं कि इससे चंद्रगुप्त को एक शिक्षा मिली कि हमें मगध पर सीधे अटैक नहीं करना है, हमें साइडों से होके जाना है। और तब उन्होंने अपना पहला सफल अभियान जो है वो पंजाब और सिंध के खिलाफ किया। तो मगध का जो पहला अभियान था वो असफल रहा, यह बात सारे ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, और पहले अभियान में असफल रहे, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कई पुस्तकों में ऐसे आता है कि पहला अभियान पंजाब और सिंध के खिलाफ हुआ था। यूनानी साहित्य भी यही बताता है, लेकिन हमारा जो भारतीय साहित्य है मोस्टली वो सारा ये कहता है कि पहला अभियान मगध के खिलाफ हुआ था। मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, महावंश, ये 3 मेन ग्रंथ है जिन्होंने इस बात को कहा है। उसके बाद उन्होंने पंजाब और सिंध का अभियान किया, और पंजाब और सिंध के अभियान की कहानी अपन आगे समझते हैं। पहले अपन मगध को लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे और साथ साथ में लिखते जाएंगे, ताकि बार भी नहीं बढ़ेगा और एक प्रकार से सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, ये अब देखिए हाँ, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैं बार बार सी मौर्य लिखूंगा अभी बार बार, मौर्य ने अपना पहला अभियान मगध पर किया, परंतु असफल हुए।
असफल हुए। और यहाँ पर अब गरम रोटी की कहानी मैं सीधा इतना हिंट ही दे रहा हूँ, बाकी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रोटी की कहानी चर्चित हुई, ठीक है। और इस कहानी का उल्लेख जो है वो आपके मुद्रा राक्षस से मिलता है और कथा सरित सागर से मिलता है, महावंश से मिलता है, ठीक है, और बृहत कथा कोश से मिलता है, ठीक है। ये 3 मेन ग्रंथ है जहाँ से इस कहानी की हमें जानकारी मिलती है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभियान था और पहला मगध अभियान कह सकते हो, उनके जीवन का पहला अभियान कह सकते हो। चूँकि हुआ तो असफल था, लेकिन यह अभियान जो है वो आपके हुआ था, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई किताबें हैं वो सीधा ये लिखती है कि पंजाब का अभियान जो था वो आपके मेन था, पंजाब सिंध का, ठीक है। व्रत कथा कोश नहीं था, व्रत कथा मंजरी था, कथा मंजरी नहीं, व्रत कथा सरित सागर था, सॉरी, ठीक है। अब देखिए, तो इस प्रकार पहला अभियान सफल नहीं हो पाया और पहला अभियान असफल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब दूसरा अभियान आएगा, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। दूसरा अभियान पंजाब व सिंध का अभियान, ठीक है। अब देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि पंजाब व सिंध जो है ये उस समय आपके इनके अधीन थे, यूनानियों के अधीन थे। आप पहले इस मैप को थोड़ा सा देख लो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा भारत है और ये मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो इलाका है इस साइड का, ये आपके, एक सेकेंड, ये जो इलाका है इस साइड का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये इलाका, एक तो ये इलाका, एक आपके थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये जो इलाका है पूरा इस साइड का, ये एक तो ये इलाका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके ये इलाका आएगा, इस साइड का इलाका आएगा ऊपर, और तीसरा जो है आपके ये इलाका आएगा, ठीक है, ये इलाका। अब 3 इलाकों को समझिए आप। इस इलाके को हम कहते हैं, दिख नहीं रहा है इसमें, लाल पेन ले लेता हूँ इसको, ये है यूनान, ठीक है, यूनान शासक। अभी दिख ही रहा होगा आपको, एक सेकेंड, यही पेन ठीक दिखेगा। और यह है आपकी बैक्टीरिया प्रदेश, बैक्टीरिया कहते हैं इसको, और इसे हम कहते हैं यवन, ठीक है, यवन शासक। तो यूनान, बैक्टीरिया और यवन, ठीक है। अब इनके बारे में अपन जानकारी विदेशी आक्रमण में और डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, यूनान के जो लोग थे, जहाँ शासक थे, यूनानी शासक कहलाते हैं, जिसमें हम सिकंदर का नाम सुनते हैं, सेल्यूकस निकेटर का नाम सुनते हैं, ये सारे यूनानी थे। अब देखिए यवन कौन थे यूनानी बेसिकली, बट इन क्षेत्रों में आके बस गए थे, सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र, ईरान तक का जो क्षेत्र था, यहाँ बस गए थे, ये यवन कहलाई। और इन यवनों ने, अब आप जब भी मिनांडर पढ़ते हैं तो, और इसके अलावा आपके पतंजलि जब बात करता है ना, आपके सुंग वंश के अंदर जब अटैक हुआ था, तो वो सारे यवन थे, ठीक है, ये यवन शासक थे। और रूस से नीचे का जो एरिया था आपके, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये बैक्टीरिया प्रदेश कहलाता था। बेसिकली ये थे सब यूनानी मूल रूप से, बस ये यहाँ बस गए थे, ये बैक्टीरिया प्रदेश कहलाता, ये बैक्टीरिया के मूल निवासी थे, ये यवन कहलाए। ये संस्कृत में हमारे लिए, संस्कृत साहित्य जो है ये यूनानियों के लिए यवन शब्द यूज़ करता है। ये ऐसे यूनानी थे जो भारत के इस सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए थे, ठीक है। तो जब भी ऐसा आता ना कि यवन आक्रमण या यूनानी आक्रमण, तो आप समझ जाना यूनानी आक्रमण की बात आएगी तो इन क्षेत्रों से होगा, यवन आक्रमण इन क्षेत्रों से होता है, ठीक है। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई। अब मैं यहाँ पे जो मेन बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि 336 ईसा पूर्व में, BC में
फिलिप द्वितीय की मृत्यु हुई। फिलिप द्वितीय इसका सिकंदर का बाप था, अलेक्जेंडर ग्रेट का बाप था, पिता था। 336 ईसा पूर्व में इसकी हत्या की गई थी। इसकी हत्या के बाद में सिकंदर इसका अलेक्जेंडर या सिकंदर इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, अलेक्जेंडर या इसको आप कह दो सिकंदर इसका उत्तराधिकारी बना। और जब सिकंदर इसका उत्तराधिकारी बना तो सिकंदर ने भी 336 से लेकर 323 तक शासन किया। ठीक है, 323 तक शासन किया था। ठीक है, अब आप ऐसे समझ लो इसको कि 323 तक इन्होंने शासन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 323 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे एक प्रकार से शासन करना शुरू किया तो 336 में, तो 336 से 23 तक तो सिकंदर था। जब तक सिकंदर था तब तक तो ये क्षेत्र काफ़ी मजबूत था। देखिए यवन, बैक्टीरिया ये सारे सिकंदर के बाद बने हैं। सिकंदर था तब तक तो पूरा क्षेत्र उसके अधीन था। सिकंदर की मृत्यु के बाद में ये सारा क्षेत्र विभक्त हो गया था, बंट गया था। फिर ये यवन, यूनानी, बैक्टीरिया सब ये कई शाखाएं बन गई थी। उस समय तो ये पूरा का पूरा जो भी इधर से आएगा सारे यूनानी आक्रमणी कहलाए थे। ठीक है, तो इस सिकंदर की मृत्यु तक ये मामला बिल्कुल ठीक था और यह बिल्कुल संगठित था। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के बाद में फिर जब बेबीलोनिया की संधि हुई और इस संधि के अंतर्गत सिकंदर के राज्य को विभक्त किया गया, बांटा गया उसके क्षत्रपों के मध्य, सेनापतियों के मध्य। जब बांटा गया तो उसमें सिंधु नदी और आसपास के क्षेत्रों का नाम नहीं था। तब इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संधि में अगर सिकंदर के साम्राज्य में इस भाग को शामिल नहीं किया, इसका मतलब इस समय तक आपके चंद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। ये संधियां 321 ईसा पूर्व की है। 323 और 321 में है वो संधि हुई थी, 2 संधियां हुई थी। ठीक, इन दोनों संधियों में सिंधु नदी और इस क्षेत्र का नाम नहीं था, मतलब ये क्षेत्र सिकंदर के राज्य में नहीं थे। इसके आधार पर इतिहासकार निष्कर्ष निकालते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के साथ ही जो वहाँ के कुछ छोटे मोटे क्षत्रप थे, उन सारे क्षत्रपों का वध करके और चंद्रगुप्त ने भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाया था और यूनानियों की दासता से स्पेशली मुक्त करवाया था, ये बात कही जाती है। और 317 तक यूनानियों को कंप्लीटली इस पूरे क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये पूरा क्षेत्र है पंजाब और सिंध का इलाका, जो उस समय यूनानियों के अधीन था। ये पूरी बात समझाने का हमारा सारा मैटर ये यहीं पे था कि सिंध और पंजाब उस समय किसके अधीन था। तो आप सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे हम इसमें कि नंद वंश के समय पंजाब व सिंध प्रदेश, जिसे अपन उत्तर पश्चिमी भारत कह सकते हैं अभी वर्तमान का, सिंध प्रदेश यूनानी शासकों के अधीन था। यूनानी शासकों के अधीन था। अब देखिए कौन कौन शासक थे। फिलिप द्वितीय 336 ईसा पूर्व तक, इस दौरान इसकी हत्या कर दी गई। फिलिप द्वितीय के बाद में सिकंदर बना उत्तराधिकारी और सिकंदर का शासनकाल रहा 336 BC टू 323 BC। पीछे क्या लिखा, ठीक है 323 BC। अब देखिए सिकंदर के बाद क्या हुआ। अब सिकंदर के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया कि फिलिप द्वितीय सिकंदर का बाप था और इसके बेटा सिकंदर बना। सिकंदर जब बना तो इस समय तक सब ठीक था, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद मतलब 323 के बाद में यूनानी साम्राज्य पूरा विखंडित होना शुरू हुआ, स्पेशली उत्तर पश्चिमी भारत वाला। और जो इसके क्षेत्र थे, अब एक केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई। मैंने आपको बताया ना, जब भी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है तब क्षेत्रीय शक्तियाँ जो है ये एक प्रकार से हावी हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। और सिकंदर की मृत्यु के बाद, अब देखिए सिकंदर की मृत्यु के बाद
यूनानी केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। ठीक है, यूनान के राज्य का विभाजन किया गया। इस हेतु 323 बीसी में बेबीलोन व बेबीलोन व 321 बीसी में ट्रिपेरेडियस, ये लेबनान में आया हुआ है, लेबनान, ठीक है, की संधियां हुई। इन संधियों में सिंधु व उसके आसपास के स्पेशली पूर्वी भागों के, पूर्व के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों का उल्लेख नहीं था। उल्लेख नहीं होने का मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्र आपके सिंधु और इसके आसपास के जो पूर्वी एरिया है, ये सिकंदर के क्षेत्र का या साम्राज्य का भाग नहीं रहे। इसी वजह से साम्राज्य विभाजन में उनका नाम नहीं था। तो भाग नहीं रहे चूंकि पहले थे, तो फिर इस भाग को किसने इस सिकंदर से छीना था या सिकंदर के बाद छीना था? तो सीधा सा उत्तर जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने छीना था, क्योंकि नंद वंश शासक जो थे वो इतने उस समय सक्रिय नहीं थे। तो इतना एक अनुमान लगाया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि डेफिनेटली ये क्षेत्र जो है वो आपके चंद्रगुप्त ने यूनानियों से छीन लिए थे। ठीक है, उल्लेख नहीं था। अतः निष्कर्ष कहा जा सकता है, निष्कर्षतः माना जाता है कि ये क्षेत्र चंद्रगुप्त ने यूनानियों से छीन लिए थे। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे समझना कि नंद वंश के समय पंजाब और सिंध प्रदेश यूनानी शासकों के अधीन था। पहले फिलिप के अधीन था, जब फिलिप की हत्या हो गई फिर सिकंदर के अधीन आया। 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद में इसके पूरे राज्य को विभाजित किया गया और इस विभाजन के अंतर्गत पूरे राज्य को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया और उन टुकड़ों पर अपने अपने छत्रप नियुक्त किए गए, छोटे छोटे राजा नियुक्त कर दिए गए। और जब ये सारा कार्य हो रहा था तो सिंध प्रदेश के नाम का उल्लेख नहीं था। इससे ये माना जाता है कि यह प्रदेश चंद्रगुप्त ने छीन लिया था सिंधु शासकों से, इस यूनानी शासकों से। अब देखिए आगे क्या हुआ, फिर छीन लिया था। अब इसकी जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि किस तरह से छीना, कैसे छीना, तो एक तो आप इसको याद कर लेना ना, ये पूरा लिख लेना आप। अब मैं आगे पॉइंट ला रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी भारत के
विभिन्न प्रांतों के यूनानी क्षत्रपों, अब यूनानी क्षत्रप जो थे वो सारे इन संधियों के तहत नियुक्त किए गए थे। यूनानी क्षत्रपों, जिसमें अगर मैं आपको नाम ऐसे बताऊं यहाँ पे, तो एक आता है आपकी यूडेमस, ये पंजाब का था। पंजाब का पूरा शासन इस यूडेमस के पास में था। यूडेमस के साथ साथ में एक नाम आता है टेक्लिसिस, जो कि झेलम के आसपास का था। टेक्लिसिस झेलम के आसपास का राज्य इसके अधीन था, ठीक है। और एक हिंदू कुश के आसपास का जो क्षेत्र था वो दिया गया था पाइथन को, हिंदू कुश के आसपास का, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। ये तीनों इलाके इन तीन क्षत्रपों के अधीन में थे, यूडेमस, टेक्लिसिस और पाइथन। अब ये ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों की, इस बात को मैं सीधा आगे ले रहा हूँ, कि हत्या करके, हत्या की जगह की को भगाकर, कई मारे भी थी, हत्या भी की थी, भगाकर इस संपूर्ण क्षेत्र को यूनानी दास्ता से मुक्त करवाया, ऐसा जस्टिन लिखता है। जस्टिन लिखता है ये मुक्त करवाया, ठीक है। तो इन सारों को मारा। और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, माना यह जाता है कि सबसे लास्ट में यूडेमस को भगाया था, ठीक है, अंत में इसको भगाया। और इसको भगाते भगाते 317 BC हो चुकी थी, ठीक है। अब आप समझिए कि 22 में राज्याभिषेक, 22 में चंद्रगुप्त राजा बनेगा, तो 22 में राजा बनेगा, उसके बाद भी ये संघर्ष जारी रहा, ठीक है। और धीरे धीरे देखो, ये एक साथ अटैक नहीं हुआ था। सबसे पहले इन्होंने इसको पाइथन को मारा, इस टाइप से धीरे धीरे किए थे। फिर वापस नंदों के खिलाफ अभियान किया और यूडेमस को 317 में चंद्रगुप्त की सेना ने भगाया। और 317 में पूर्ण रूप से, यूँ कहिए कि 317 में पूर्ण रूप से भारत विदेशी दासता से मुक्त हुआ। भारत विदेशी दासता से मुक्त हुआ था। मामला 323 में शुरू हुआ था, तो 323 से 317 BC लगभग 5 वर्ष का ये अभियान रहा। इस 5 वर्षों के अभियान में बीच में 322 में ये नंदों के खिलाफ भी अभियान करेंगे, लेकिन शुरुआत पंजाब से कर ली, उससे पहले मगध में का सफल अभियान भी कर लिया था। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि इस प्रकार यह प्रथम अभियान था जो सफल रहा। यह प्रथम सफल अभियान था, ठीक है, सफल अभियान था। तो अब आगे क्या हुआ देखिए, तो इसको मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। देखिए, यूनानी क्षेत्र शासकों के अधीन था पूरा का पूरा क्षेत्र। फिलिप द्वितीय राजा बना, उसके बाद सिकंदर बना। सिकंदर की मृत्यु होते ही चंद्रगुप्त ने वहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने जब अटैक किया तो उसने कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था, स्पेशली सिंध वाले क्षेत्रों को। और फिर जब बेबीलोन और आपकी दूसरी संधि हुई 321 और 23 के अंदर, उन संधियों के तहत सिंधु प्रदेश का नाम वहाँ पे था नहीं। इसका मतलब सिकंदर की मृत्यु के साथ ही इन्होंने सिंध प्रदेश को जीत लिया था। पंजाब को थोड़ा बाद में जीता, सिंध को जीत लिया था। और उसके बाद में फिर सिकंदर की मृत्यु हो गई, और सिकंदर की मृत्यु के बाद में उसके राज्य को बांटने के लिए जब ये दोनों संधियां की और सारा राज्य बांट लिया गया, तो बांटने के बाद इन्होंने फिर धीरे धीरे एक एक और अभियान करके इन सारे
छत्रपों को यहाँ से हटाकर पूरे क्षेत्र को 317 तक आते आते भारत के अधीन कर लिया, यूँ कहिए कि विदेशी दासता से कंप्लीटली मुक्त कर दिया था। तो इस प्रकार से प्रथम सफल अभियान समाप्त होता है। यह अभियान 323 में शुरू होता है और 317 तक आते आते समाप्त होता है। देखो ये तिथियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तिथियाँ हर विद्वान विचारक अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से बताता है। ठीक है, तो ये एक हो गया अभियान हमारा पंजाब और सिंध अभियान। तो पहला अभियान हमने लिया मगध का, जो कि असफल रहा। दूसरा पंजाब और सिंध का अभियान, जो कि 5 साल लंबा था और सफल रहा। ठीक है, अब मैं आता हूँ तीसरे अभियान के ऊपर। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आप। तीसरा है आपके नंदों का उन्मूलन। मगध पर आक्रमण। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ, अब पंजाब और सिंध की सेना, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें हम छोड़ दिए हैं, वो लिखनी ज़रूरी भी है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वगैरह है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जस्टिन का स्टेटमेंट भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जस्टिन ने ये भी कहा था कि चंद्रगुप्त जो है वो आपके एक डाकुओं के गिरोह के साथ में पंजाब सिंध में प्रवेश किया था। डाकुओं का गिरोह क्यों कहा था, क्योंकि जब ये मगध में पहली बार पराजित हुए और असफल हुए, तब चंद्रगुप्त ने क्या पॉलिसीज अपनाई थी, इस प्रदेश के जितने भी लोग थे, इस प्रदेश के मगध के बाद ये सारे क्षेत्र सिकंदर के आक्रमणों से काफ़ी परेशान थे। और इस क्षेत्र के जो भी राजा थे, इन सारे राजा भी परेशान थे और यहाँ की जनता भी बड़ी सिकंदर के आक्रमणों से परेशान रही थी। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, इस क्षेत्र की जनता को अपने साथ में लिया। जितने भी यहाँ पर डाकू, मवाली, गुंडे जितने भी थे, बेरोजगार लोग, युवा लोग और शस्त्रोपजीवी जो केवल पैसा लेके लड़ने का काम करते थे, किराए के सैनिक जैसे बोल सकते हो आप, वे लोग, मलेच्छ जितने भी थे जिनके साथ बिल्कुल दुष्कर व्यवहार किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, वो मलेच्छ थे। इसके अलावा चोर लोग जो थे यहाँ के, वो भी थे। ये सारे लोगों को इन्होंने साथ में लिया और इनको कहा कि हम युद्ध करेंगे, युद्ध के बाद में जो कुछ मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे, आपके भी मज़े और हमारे भी मज़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे करके इनकी सेना करीबन 6 लाख के आसपास हो गई थी। और फिर आगे जस्टिन यही कहता है, जस्टिन कहता है कि प्लूटोरक ने तो कहा 6 लाख की संख्या प्लूटोरक ने बताई है। एक बड़ी सेना के साथ में जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त आया और उसने पूरे पंजाब को तहस नहस कर दिया था। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछते हैं कि स्टेटमेंट किसका है, तो मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट हम है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर परीक्षा में पूछे तो हमें समस्या ना हो। तो यहाँ मैं नोट करके डाल रहा हूँ। यूदेमस चंद्रगुप्त ने जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह कहा है तथा पंजाब को तहस नहस करने की बात कही है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की सेना में कौन लोग थे, तो चंद्रगुप्त की सेना में अगर कौन लोग थे पूछे तो मैंने जैसा कि आपको वैसे बता दिया। एक सबसे पहले अग्रिम पंक्ति होती थी जिसे प्रतिरोधक कहा जाता था, जो शत्रु सेना को रोकने का काम करते थे। उसके बाद में वे मलेच्छ लोग थे। मलेच्छ उन लोगों को कहा जाता था जिनको संस्कृत नहीं आती थी और इन लोगों के साथ में बिल्कुल ऐसे दोहरा व्यवहार किया जाता था, तो ये भी साथ सेना में साथ में थे। चोर गण भी थे सारे आसपास के। ठीक है, इसके अलावा आपके आटविक प्रदेश जो वनों से होके जहाँ जहाँ निकलते थे वहाँ के लोग भी इन्होंने साथ में ले लिए थे। इसके अलावा शास्त्रोपजीवी वे थे जो आपके शस्त्र सेवा देकर अपना जीवन चलाते थे। ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे। क्यों शामिल हुए, क्योंकि ये सारे सिकंदर के अभियानों से ऑलरेडी परेशान लोग थे और इन्होंने चंद्रगुप्त को
पूरा सहयोग किया था। इसी वजह से जस्टिन ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है कि जस्टिन की पुस्तक का नाम एपिटोम है, मैं आगे साहित्य में बताऊंगा आपको, कि चंद्रगुप्त मौर्य डाकुओं का गिरोह लेकर आया और उसने पूरे पंजाब को तहस नहस कर दिया। ये स्टेटमेंट बच गया था, जो ये आप इसके ठीक पीछे है वो लिख लेना, ठीक है। और ये अब आपके पंजाब और सिंध का अभियान है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब लिखते हैं मगध का उन्मूलन। अब मगध उन्मूलन लिखे उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब सिंध और पंजाब का सफल अभियान करने के बाद में अब यहाँ से एक शक्तिशाली सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र की तरफ आगे बढ़ता है। और पाटलिपुत्र की तरफ जब आगे बढ़ता है तो इसका साथ कई सारे शासकों ने दिया था। प्रवर्तक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसे अभिसार भी लिखा गया किताबों के अंदर। इसने यहाँ पे सपोर्ट किया था। हालांकि पंजाब और सिंध अभियान में भी एक राजा ने सपोर्ट किया था, तो मैं उसका भी नाम आगे लिखवाता हूँ। आप कहोगे सर वापस बार बार क्यों पंजाब की तरफ जा रहे हैं, कोई बात रह गई है तो वो तो क्या क्लास के अंदर चलती रहती है। तो इस तरह से वो पाटलिपुत्र पहुँचते हैं। और पाटलिपुत्र में जब वो पहुँचे तो मुद्रा राक्षस किताब क्या कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाहलिक, किरात, पारसिक और विभिन्न जनजातियों की एक बड़ी सेना लेकर पाटलिपुत्र को घेर लेते हैं। भद्रशाल जो कि मंत्री था, इसका सेनापति था घनानंद का, वो और घनानंद दोनों चंद्रगुप्त को रोकने के ढेर सारे प्रयास करते, लेकिन वो असफल रहे इन प्रयासों में। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। और पाटलिपुत्र जैसे चंद्रगुप्त के अधीन हुआ तो उस समय कहते हैं कि घनानंद को युद्ध मैदान में ही मार दिया गया, ऐसा बौद्ध साहित्य कहता है। लेकिन जैन साहित्य कहता है कि उसको मुक्ति दान, जीवन दान दे दिया था, मुक्त कर दिया था, और वो पाटलिपुत्र छोड़ के हिमालय में कहीं चला गया था। जो भी हुआ, इस संघर्ष के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनता है और मौर्य वंश की नींव रखता है। उसी के साथ उसका राज्याभिषेक हो जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे साम्राज्य विस्तार, ठीक है। अब हम बात को शुरू करने जा रहे हैं मगध को लेके। अब देखिए मगध की हम बात करेंगे और मगध में हम क्या लिखेंगे। मुद्रा राक्षस में विराट गुप्त कहता है कि चंद्रगुप्त विराट गुप्त कहता है कि चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य अपनी बुद्धि से, हाँ ठीक है, चाणक्य अपनी बुद्धि से शक, यवन, किरात, कंबोज, वाहलिकों की एक बड़ी सेना को चंद्रगुप्त के नेतृत्व में लाता है और पाटलिपुत्र को घेर लेता है, ठीक है, घेर लेता है। इस सेना का प्रतिरोध
घनानंद व सेनापति भद्रशाल ने किया। भद्रशाल ने किया, परंतु चंद्रगुप्त व प्रवर्तक, देखो ये हिमालयी शासक था जिसने इस युद्ध में जो है वो मदद की थी चंद्रगुप्त की, ठीक है। परंतु प्रवर्तक की सेना विजयी हुई। घनानंद युद्ध में मारा गया। घनानंद युद्ध में मारा गया, ठीक है, मारा गया। ये कौन लिखता है? महावंश बौद्ध ग्रंथ लिखता है, मारा गया। परिशिष्ट परों के अनुसार घनानंद को मुक्ति दान दे दिया। घनानंद को जीवन दान दिया, ठीक है, घनानंद को जीवन दान दिया, ऐसा जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व कहता है। इस प्रवर्तक का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस युद्ध पूरे का विवरण जो है यह मिलिंद पन्हो ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है। इस संपूर्ण युद्ध का विवरण मिलिंद पन्हो में आपको बौद्ध साहित्य में समझा चुका हूँ। विवरण मिलिंद पन्हो ग्रंथ देता है। हालांकि और भी ग्रंथ है लेकिन ये थोड़ा सा हटके है ना, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो इस तरह से नंद वंश का उन्मूलन हो गया और आप ऐसे समझिए कि भद्रशाल वगैरह ये सब चले गए। और ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे कहते हैं कि शक्टार ने भी, कई बार ऐसा आता है कि चंद्रगुप्त की सहायता किस सेनापति ने की थी? अप्रत्यक्ष रूप से नंद वंश के शक्टार ने सहायता की थी। मैंने शक्टार की कहानी भी आपको कल सुनाई थी पिछली क्लास में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। शक्टार ने चंद्रगुप्त की सहायता की। हालांकि सेनापति सचिव तो आपके नंद वंश का था, लेकिन इसके परिवार को तड़पा के मारा था और वो कौटिल्य का मित्र भी था। इस वजह से उसकी सहायता जो है वो किसने की थी? शक्टार ने सीधी उसकी सहायता की थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये नंदों का उन्मूलन हो गया। नंदों के उन्मूलन के साथ ही आप ऐसे समझिए कि नंदों के उन्मूलन के साथ ही आपके मौर्य वंश की नींव पड़ी और नंद वंश का हमेशा के लिए क्या हो गया था? एक प्रकार से खात्मा हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अब मैं अगली स्लाइड पे ले जाके इस पूरी बात को लिख रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का नाश हुआ व चंद्रगुप्त मौर्य के राजत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना हुई और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुई, ठीक है। कौटिल्य ने अपना वचन पूरा कर लिया, अपना बदला जो था वो पूरा कर लिया। तो ये इनके आरंभिक अभियान थे और आरंभिक अभियान के साथ ही चंद्रगुप्त का एक प्रकार से राज्याभिषेक हो गया। यहाँ आपको राजगद्दी चंद्रगुप्त मौर्य को
प्राप्त हो गई। अब हम इनका साम्राज्य विस्तार की बात देखेंगे, और साम्राज्य विस्तार जो है ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ये सारी बातें होने के बाद में, तो आरंभिक विजय में आपको 3 अभियान याद रखने हैं। पहला मगध का फैल अभियान, दूसरा पंजाब और सिंध का अभियान, और तीसरा आपके नंदों का उन्मूलन और मगध का दूसरा अभियान आप इसको कह सकते हो। और अब आते हैं अपन साम्राज्य विस्तार के ऊपर, ठीक है। और साम्राज्य विस्तार में हम क्या समझने वाले हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, साम्राज्य विस्तार, ठीक है। साम्राज्य विस्तार, राजा बनने के बाद में राजा का पहला काम साम्राज्य विस्तार होता था, ठीक है। साम्राज्य विस्तार को मैं पहले तो एक हल्के से मैप में आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैप को अपन बाद में ले लेंगे। हम भारत के साम्राज्य विस्तार को, चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए इनका जो विस्तार रहा, ये उत्तर पश्चिम में सबसे पहले विस्तार किया। यहाँ सेल्यूकस के खिलाफ अभियान किया, सेल्यूकस को पराजित किया, सेल्यूकस निकेटर को, और पराजित करके उससे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान तट, ठीक है ना, उन चारों प्रांतों को वहाँ से ले लिया। तो ये विस्तार हो गया। इधर इन्होंने दक्षिण में भी विस्तार किया, जिसमें तमिल ग्रंथों में यहाँ जानकारी मिलती है, संगम ग्रंथों में जानकारी मिलती है, श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना संलेखना विधि से शरीर त्यागा था, उससे हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। इन्होंने पश्चिम में भी किया, जहाँ पे अपने को सुदर्शन झील का प्रमाण मिलता है। सौराष्ट्र के अंदर है वो, हमें कई सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। इन्होंने पूर्व में भी किया, जहाँ हमें महास्थान, शाहगोरा, इनकी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। नेपाल, ललितपुरा में इन्होंने किया, तो नेपाल में भी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो इस पूरे साम्राज्य विस्तार को हम अभी एक एक चरण को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उत्तर पश्चिम को, ठीक है। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार, या सेल्यूकस से साम्राज्य, सेल्यूकस से प्राप्त, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बेबीलोन और जो संधियाँ हुई, इन संधियों में क्या किया था, इस सिकंदर के राज्य को बांट दिया गया था। तो 312 ईस्वी में, अब सिकंदर राज्य को बांटा तो एंटियोकस जो था कि इसको सीरिया का क्षेत्र दिया गया था पूरा, और सीरिया का क्षेत्र जो एंटियोकस को दिया गया, और एंटियोकस की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में वापस वहाँ भी उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया था। तो 312 ईस्वी में सीरिया के अंदर एंटियोकस की मृत्यु के बाद में सीरिया का पूरा क्षेत्र इस सेल्यूकस के अंडर में आ गया था। इसको किंग ऑफ एशिया भी कहा जाता है, हीरो ऑफ एशिया भी बोलते हैं इसको। ये है सेल्यूकस, ये सेल्यूकस है। निकेटर का मतलब होता है विजेता। निकेटर का मतलब क्या होता है, विजेता, और इसको हीरो ऑफ एशिया भी बोलते हैं, हीरो ऑफ एशिया भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो पहले इसका एक थोड़ा सा परिचय लिख लेते हैं हम। अब वो बात लिखने की जरूरत नहीं है कि सिकंदर के मृत्यु के बाद में साम्राज्य विभाजन किया गया और एंटियोकस को सीरिया का राजा बनाया गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीरिया के शासक, सीरिया उस समय यूनान के अधीन था, है ना, ध्यान रखना, यूनान के अधीन। सीरिया के शासक एंटियोकस की, अब ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है एंटियोकस वगैरह, मृत्यु के बाद सेल्यूकस 312 बीसी में इस क्षेत्र का प्रमुख बन जाता है। हालांकि मान्यता 305 में मिली, 305 में
ऑफिशियली हो गया था, क्योंकि 7 साल तक छोटे मोटे संघर्ष चलते रहे थे। ठीक है, 305 में भी थोड़ा ध्यान रख लेना, क्षेत्र का प्रमुख बन जाता है। इसने पंजाब और सिंध का अभियान वापस किया बदला लेने के लिए, कि हमारे पूर्वजों को किस तरह से भगा के निकाला था। कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी, ये 317 में लास्ट में भगाया और ये 312 की बात है, तो करीबन 10 साल का गैप रहा, ज़्यादा गैप नहीं था। इसने उत्तर पश्चिमी भारत का अभियान 305 ईसा पूर्व में शुरू किया, BC में आरंभ किया। ठीक है, अब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने, निकेटर का मतलब विजेता होता है, सेल्यूकस ने अपना अभियान आरंभ किया बदला लेने के लिए, कि किस तरह से हमारे सिंध के और पंजाब के जो क्षत्रप थे उनको चंद्रगुप्त ने किस तरह से वध किए थे, किस तरह से वहाँ से भगाया था। वो बदला लेने के लिए उनको ऐसा लगता था कि वहाँ पे हमारे हेरिडिटरी राइट है, वो हमारे विरासती अधिकार है, तो उस क्षेत्र पर शासन करने का एकमेव अधिकार हमारे पास में, ऐसा ये समझते थे। और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर इसने अभियान किया, और इस अभियान का जवाब चंद्रगुप्त मौर्य ने बखूबी दिया। और 305 से 303 के बीच में करीबन 3 साल युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंततः चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं और सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है। पराजित सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि करनी पड़ती है, जिसे सिंधु नदी की संधि कहा जाता है। और इस संधि के तहत जो 4 शर्तें रखी गई उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। आरंभ किया चंद्रगुप्त व सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ, 303 में सेल्यूकस पराजित हुआ तथा चंद्रगुप्त के साथ सिंधु संधि करने के लिए बाध्य हुआ। ठीक है, बाध्य हुआ। इसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। हालांकि इसको हम पढ़ते हैं ना, विदेशी आक्रमणकारी, कॉलेज लेक्चर में और नेट में पढ़ते हैं, उस समय मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ, जो भी आक्रमण हुए थे इन सारों को। यहाँ पे उतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसको सामान्य ही समझा रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। इसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। ठीक है, अब मैं शर्तों पे आ रहा हूँ। आप इस अफगानिस्तान को देख पा रहे होंगे, इसमें मैं कुछ एरिया जो है वो बोल्ड कर रहा हूँ। ये काबुल, ठीक है, ये हेरात का प्रदेश, ठीक है, और ये है आपके कंधार का प्रदेश, और नीचे आ जाता है आपके मकरान क्षेत्र। ठीक है, ये 4 प्रांत के नाम आप याद रखना। ये चारों प्रांत संधि में दे दिए गए। ठीक है, मैं संधि की पहली शर्त लिख रहा हूँ। संधि की पहली शर्त जो है वो आपकी क्या रहेगी? कंधार को हम कहते हैं अराकोशिया। ध्यान रखना, ये सुमिलित करो में सवाल आता है। यूनानी साहित्य कंधार को क्या लिखता है? अराकोशिया। ठीक है, दूसरा है काबुल। ठीक है, पेरापोनिस डाई। ठीक है, ये पेरापोनिस डाई। उसके बाद में तीसरा आएगा आपके हेरात। हेरात को कहा गया एरियाना। ठीक है, और उसके बाद में आता है जेड्रोसिया, जिसे अपन कहते हैं मकरान तट। ठीक है, जेड्रोसिया।
ठीक है, इन 4 प्रांतों के नाम याद रखना। अब इसको क्या है, ऐसे सवाल बनते 3 तरफ से। पहला तो सवाल ऐसे बनता है कि उसको सुमेलित कीजिए, तो कंधार, काबुल, हेरात और मकरान, सामने ये चारों यूनानी नाम आ जाते हैं। दूसरा सवाल ऐसे मैप में भी बन सकता है कि ऐसे मैप देके भी बना सकते हैं, हालांकि आरपीएससी इतना नहीं बनाती, लेकिन पूछा जा सकता, आपको अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, उक्त चारों प्रदेश संधि के तहत, ये संधि की पहली शर्त है, संधि के तहत चंद्रगुप्त को मिले ठीक है, ये पहली शर्त होगी। उसके बाद में संधि की दूसरी शर्त देखिए, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि अफगानिस्तान भारत को दहेज में मिला हुआ है। ठीक है, और दहेज में अफगानिस्तान मिला तब अभी जब ये तालिबान वाला जो मैटर हुआ, तालिबान क्या सॉरी अलकायदा वाला और आतंकियों ने किस तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में किया, तब कई सारे ऐसे मीम भी बने थे। मीम क्या बने थे कि दहेज में लिया हुआ क्षेत्र है वो किसी और के कोई और इसके ऊपर अगर अधिकार करेगा तो वो श्रापित ही रहेगा, उसको आप कभी भी कोई और उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। तो ये दहेज में लिया हुआ क्षेत्र था और आज भी विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, और ये अफगानिस्तान कई हजारों सालों से विवाद का विषय बना हुआ है। तो भारत को तो ये दहेज में मिला था उस समय, चंद्रगुप्त को। दहेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। तो हेलेना का विवाह जब इससे हुआ तो निश्चित रूप से उसको दहेज में माना गया। हालांकि एपियोकस, स्ट्रेबो एंड प्लूटोर्क, इन तीनों ने इस बात को स्वीकारा है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार जैसे रोमिला थापर वगैरह है वो इसको अस्वीकार करते हैं। क्योंकि ये प्राइमरी सोर्सेज है तो हमें मानना ही चाहिए, बाकी इतिहासकार अपने अपने विचार देते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री नाम भी लिख लेता हूं ना, हेलेना कार्नेलिया, इसका पूरा नाम है ना, कई जगह हेलेना आता, कई जगह कार्नेलिया आता। हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। आपने एक अशोक मौर्य करके एक सीरियल आया था, सीरियल को देखा तो सीरियल ने इतिहास की रेड मार दी पूरी की पूरी। उसमें क्या किया, इस हेलेना को बताया गया अशोक की पत्नी, अशोक की माँ, मतलब बिंदुसार की पत्नी बताया गया है। फिर उसके बेटे का नाम बताया जस्टिन, जो हम इतिहासकार जस्टिन को लिख रहे हैं, और पूरे गड़बड़ी कर दिया। फिर अशोक का मंत्री बनाया है उसको, कौटिल्य को, और फिर एक और मंत्री का नाम लेके आए, और फिर आपस में लड़ा के लास्ट में कौटिल्य को जलाया, और ऐसे करके पूरे सीरियल ने इतिहास की ऐसी तैसी कर दी। वो दिव्य अवदान ग्रंथ के कुछ अंश को लेके सीरियल बनाया गया था। तो उस सीरियल में मत जाना आप, इतिहास की इन बातों का गौर करना। तो हेलेना कार्नेलिया का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से कर दिया। ये इस पूरी संधि की दूसरी शर्त थी। इस संधि की तीसरी शर्त क्या थी? अब इसलिए हम कह रहे हैं कि विवाह हो गया तो फिर ये सारे दहेज में आ गए। अब चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उस समय यूरोप के लिए बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर थी, क्योंकि कारथेज के जब युद्ध हुए थे तो हाथियों का इंपोर्टेंस समझ में आया था। हाथियों से वो परिचित यूनानी लोग भी भारतीयों से हुए थे, तो हाथी उनकी बड़ी पसंद थी। तो चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। ठीक है, बेटी ले ली, 4 राज्य ले लिए, और मैगस्थनीस को भी जाते जाते ले लिया, और 500 हाथी तो दी, और क्या दिया। ठीक है, और चौथी जो शर्त थी वो ये थी कि मैगस्थनीस को, जिसने इंडिका लिखी, मैगस्थनीस को यूनानी दूत बनाकर मगध भेजा।
बनाकर मगध भेजा। ठीक है, और ये आपके अराकोशिया से आया, कंधार से आया था। ठीक है, अराकोशिया में था उस समय, अराकोशिया से पाटलिपुत्र। ठीक है, और अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में यहां पे लिख लेना कि इस संधि का उल्लेख स्ट्रैबो प्लूटार्क स्ट्रैबो व एपियनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यूनान के साथ जो अभियान हुआ इनका, यूनान सेल्यूकस से, तो सेल्यूकस से ये 4 राज्य जो है इनको प्राप्त हुए थे। और इन 4 राज्यों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ना अच्छे से, और पूछे जा सकते हैं हमारी परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ पे। अब हम राज्य विस्तार के अंदर सीधे आ जाते हैं पश्चिमी भारत में विस्तार। ठीक है, पश्चिमी भारत में विस्तार। पश्चिमी भारत में विस्तार। ठीक है, अब जब पश्चिमी भारत में विस्तार की बात आती है तो उस समय हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि पश्चिमी भारत मतलब गुजरात का इलाका। मैं इस मैप इन्होंने एक साथ ही डाल दिया, ये गुजरात है, और ये इलाका जो है ये हम स्पेशली इसको यूँ कहिए कि ये बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझिए, हालांकि ये मैप थोड़ा ठीक नहीं आया है, ये पूरा इलाका है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये झील है जिसका नाम है आपकी सुदर्शन झील। ठीक है, ये सुदर्शन झील है। कौन सी? सुदर्शन झील। और ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा प्रमाणिक है कि सुदर्शन झील का निर्माण इन्होंने यहाँ पे करवाया था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ठीक है, तो चलो अपन इस स्लाइड में कुछ लिख लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। सौराष्ट्र प्रांत। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ये जूनागढ़ का ये जो लेक है ना, इसके ऊपर ये रुद्रदामन का लेक भी लिखा हुआ है। ये संस्कृत का पहला लेक है। ठीक है, इसके ऊपर अशोक मौर्य का भी लेक है, गिरनार का लेक। और इसी पत्थर के ऊपर आपके स्कंदगुप्त का भी है। स्कंदगुप्त का गिरनार या जूनागढ़, एक ही नाम, बार बार एक ही आता है, गिरनार या आप इसको जूनागढ़ बोल दो। ये अशोक का और रुद्रदामन का भी आपके जूनागढ़ और गिरनार आप कह सकते हैं। ठीक है, ये उस लेख का फोटो है। ये एक ही पत्थर पर 3 लेख लिखे हुए हैं। ऐसा जो है मैंने काफ़ी तलाशा तो मुझे एक ही पत्थर पे 3 लेख मिले। ठीक है, तो अब हालांकि अब एक पत्थर पे 2 पत्थर पे इम्पोर्टेंट नहीं है बात ये है कि ये 3 लेख हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में विस्तार किया था। ठीक है, चलो अपन यहीं से शुरू करते हैं इसको। ये पेज ही हम इसको ख़त्म कर देते हैं, पेज को, या इसको अपन पेज को बाद में ले लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत का विस्तार यहीं से लेते हैं, काफ़ी ठीक है यहाँ पे। पश्चिमी भारत का विस्तार, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेख हुआ है।
ठीक है। और उसने क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था, मतलब पश्चिमी भारत में अपना शासन स्थापित किया था। तो पश्चिमी भारत में उसका साम्राज्य फैला हुआ था, इस बात की जानकारी हमारे को रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देता है। फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आगे ये कहता है कि इस क्षेत्र के लोगों को जल संकट से बचाने के लिए इन्होंने सुदर्शन झील बनाई थी। रेवतक और उज्जैन तक, इन दोनों पर्वतों के बीच में इन्होंने सुक्तासिनी, पलासिनी, वलसिनी, कई सारी नदियाँ थी, छोटी छोटी नदियाँ थी, अब तो नाले बन गए वो, उनके जल को रोक कर इस झील का निर्माण करवाया। हालांकि आगे फिर 3 बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ था। ठीक है। रुद्र शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़, या ऑब्लिक करके मैं गिरनार भी लिखे हैं तो भी कोई गड़बड़ नहीं है ना, जूनागढ़ में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र को अपने अधीन किया था, अपने अधीन किया था। यहां पर जल संकट से राहत हेतु चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। करवाया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट, जैसे सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या कहोगे, पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ठीक है। और अगर पुष्यगुप्त वैश्य ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर क्या रहेगा, तो आपका उत्तर रहेगा कि चंद्रगुप्त का। अगर चंद्रगुप्त ऑप्शन में आता है तो चंद्रगुप्त होगा, और अगर चंद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं होता तो पुष्यगुप्त होगा, अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो पुष्यगुप्त वैश्य होगा। ठीक है। तो इन्होंने यह झील का निर्माण करवाया था, और इससे हमें यह पता चलता है कि डेफिनेटली इनका यहाँ पर शासन रहा है। ठीक है। और ये झील ये रही, और ये लेख है। ठीक है। इसी लेख पर, इसी पत्थर पर ये सारे लेख लिखे हुए हैं, और ये झील ये रही। मैं झील की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है। रेवतक व उज्जैन तक पर्वतों के मध्य पलासिनी, सुक्तासनी, ठीक है, और भी बहुत सारी, विलासिनी, 3-4 छोटी छोटी नदियाँ। अब नदियाँ तो रही नहीं वहाँ पे, सारे नाले बन चुके हैं। पलासनी और सुक्तासनी और सुवर्ण सिक्ता नदियों के जल को रोककर
यह झील बनाई गई, यह झील बनाई गई। ठीक है, एक तो इसका ये ध्यान रख लेना। और साथ साथ में इस झील का कई बार पुनर्निर्माण भी हुआ, वो भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। इसका आगे पुनर्निर्माण किस किसने करवाया? देखो, इसका पुनर्निर्माण अशोक के समय हुआ। अशोक के मंत्री जो सौराष्ट्र था, इस सौराष्ट्र प्रांत का मंत्री था तुसास्प, इसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। रुद्रदामन के समय भी रुद्रदामन के मंत्री सुविशाख ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछते हैं, ठीक है। और स्कंदगुप्त के जो मंत्री थे पर्णदत्त के पुत्र ने करवाया था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया। ठीक है, चक्रपालित द्वारा। और ये तीनों की तीनों जीर्णोद्धार करवाई गई थी। निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण इसका करवा दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने स्पेशली, ऐसे ध्यान रखना। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग की जो देखो 4 शासकों के नाम आ गए, आरंभ की तीनों की जानकारी हमें रुद्रदामन के लेख से मिलती है। ठीक है, और लास्ट जो एक है स्कंदगुप्त, इसकी हमें स्कंदगुप्त की गिरनार लेख से मिलती है। ठीक है, स्कंदगुप्त के गिरनार लेख से मिलती है। तो चारों की जानकारी हमें मिल जाती है। और चक्रपालित ने इसका न केवल पुनर्निर्माण करवाया बल्कि विष्णु मंदिर भी बनाया। विष्णु मंदिर भी बनाया। तो कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है, और ये पूछते हैं। स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित ने निर्माण करवाया था, जो कि पर्णदत्त का पुत्र था। पर्णदत्त उस समय सौराष्ट्र का प्रांतपति था। ठीक है, तो तुसास्प, सुविशाख और चक्रपालित, और सबसे पहले पुष्यगुप्त वैश्य। तो इन सभी के नाम याद रखना। ये पश्चिमी भारत में विस्तार के द्योतक है। उसके बाद आगे क्या आता देखिए। अब हम आते हैं थोड़ा पूर्वी भारत के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, पूर्वी भारत के ऊपर। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में विस्तार कहां तक था? तो देखिए विद्यार्थियों, पूर्वी भारत में जब विस्तार की अगर अपन बात करें तो हमें सहगोरा और महास्थान 2 लेख मिले हैं। इन 2 लेखों के बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो महास्थान मिला वो बांग्लादेश से मिला है और सहगोरा यूपी के गोरखपुर से मिला है, और दोनों के दोनों भारत का पूर्वी हिस्सा है। इस हिसाब से हम कहते हैं कि पूर्वी भारत में भी इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। पश्चिमी भारत हो गया, पूर्वी हो गया, उत्तर पश्चिमी हो गया, और हम आगे अब पढ़ेंगे उत्तर और दक्षिण दोनों के बारे में। ठीक है, अब देखिए पूर्वी भारत के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लेख देख रहे हो, यह है सहगोरा का लेख। सहगोरा ताम्र लेख है ये, और इसमें थोड़ा बहुत कांसा भी है, कांस्य लेख है, और ये मिला है आपके गोरखपुर यूपी में। कहाँ पे? गोरखपुर में मिला है, यूपी के अंदर। श्रावस्ती के एक अधिकारी ने इसको जारी किया है, और बेसिकली क्या था कि श्रावस्ती के एक अधिकारी ने इसको जारी करके और मथुरा वगैरह इन सारे क्षेत्रों को एक आदेश दिया था। ये आदेश पत्री है, आदेश दिया था। आदेश ये दिया था कि आप लोग जो है ये अपने वहाँ पे जो अनाज गृह बने हुए हैं उनको स्टॉक फुल रखिए अनाज का, ताकि भविष्य में अगर अकाल जैसी स्थितियाँ आती है तो हम उन अनाज ग्रहों का उपयोग कर लेंगे। ये आदेश इसमें, ये बात इसमें लिखी हुई है। ये ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। कौन सी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का ये लेख है, और इसके अंदर आदेश लिखा गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो सहगोरा और महास्थान के लेख हैं, ये न केवल उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्व सीमा को दर्शाते हैं, बल्कि ये अकाल राहत कार्यों की भी जानकारी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अकाल को लेकर अकाल राहत को लेकर काफ़ी एक्टिव रहे थे। ठीक है, ये बात यहाँ से मिलती है। तो हमें इस सहगोरा के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, इसके बाद ये महास्थान हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसकी जानकारी लिखेंगे। सबसे पहले लेते हैं सहगोरा के बारे में। सहगोरा
ठीक है। यूपी गोरखपुर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ब्राह्मी लिपि और वो प्राकृत भाषा तो मैंने लिख ही ली। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, श्रावस्ती के महामात्र मतलब अधिकारी था वहाँ का, महामात्र द्वारा मानवस्ती क्षेत्र से जारी किया गया एक राज आदेश जो कि सहगोरा से प्राप्त हुआ है। सहगोरा से ताम्र पट्टिका पर प्राप्त हुआ है। पट्टिका पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, इसमें लिखा क्या है, इसमें ये लिखा है कि त्रिवेणी मथुरा, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे वो क्षेत्र है जो इनके अधीन थे, चनछू मोडमा तथा एक और है, त्रिवेणी मथुरा चनछू मोडमा तथा भट्ट के अनाज भंडार, अनाज गृहों का भंडारण सुनिश्चित करें ताकि अकाल जैसी स्थितियों से निकला जा सके। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, अकाल राहत का, ठीक है, अकाल राहत का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे और भी इसमें नज़र आ रही है कि इसके ऊपर आपके ये तो पूरा लेख है, ठीक है, और इसके ऊपर कई सारे ये जो है ना, ये सारे के सारे ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये अनाज ग्रहों के चित्र है। इसके ऊपर अनाज ग्रह के चित्र है ये। और इसके अलावा चंद्र का चित्र भी बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये चंद्र का जो चित्र बना हुआ है, ये राज चिन्ह है इनका। चंद्र, ये दो चित्र भी इसके ऊपर बने हुए हैं। ये सहगोरा का लेख है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो चंद्र क्या, ये चंद्राकार है वैसे तो। और नीचे ये 4 पंक्तियों का लेख है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, ठीक है। तो 4 पंक्तियों का लेख है, तांबे के ऊपर लिखा हुआ है, गोरखपुर से मिला है, ब्राह्मी लिपि है, और क्या क्या मैटर था ये पूरी बात इसमें क्लियर हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी आनंद आया होगा ये, क्योंकि आना भी चाहिए आनंद, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक है। अब हम साथ साथ में ये देख लेते हैं आपके महास्थान का लेख। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये भी चंद्रगुप्त के काल का है ना, ऐसे नहीं हो कि आप लास्ट में यही भूल जाओ कि किसके काल का है, ठीक है। अब है महास्थान। अब देखो ये महास्थान, इसकी मैं सामान्य जानकारी यहीं लिख लेता हूँ। ये आपके बांग्लादेश से प्राप्त हुआ हमें। कहाँ से? बांग्लादेश से, पहली चीज़। दूसरी बात, यह पत्थर पर लिखा हुआ है, पत्थर पर लिखा है, ठीक है। इसमें 7 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6, 7वीं पंक्ति कहाँ नजर नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5 6, 7वीं पंक्ति शायद नीचे है, टूट गई है, ठीक है। 7 पंक्तियां हैं,
7 पंक्तियां। भाषा वही है, लिपि भी वही है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा जो मगध क्षेत्र में बोली जाती थी। ठीक है, और ये सामान्य जानकारी है जो हमें ध्यान रखनी है, और ये नॉर्मल है वो पूछ लेते हैं ऐसे। ठीक है, और बांग्लादेश में भी ये बोगड़ा से प्राप्त हुआ है, बोगड़ा जिला से। ठीक है, और ये चित्र भी मैंने आपके पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट का लिया है, नहीं भारत सरकार का लिया है, यहाँ से ये हो गया यहाँ पे। और ये भी चंद्रगुप्त के काल का है, गुप्त के काल का। ठीक है, चंद्रगुप्त के काल का है ये तो होगी सामान्य जानकारी है। ये भी अकाल राहत कार्यों की बात करता है। अब इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है 7 पंक्तियों में, अब उस पर हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें, इसको किसने जारी किया, इसको आपके पुंडगला या पुंडनगर बोलते हैं, पुंडनगर के महामात्र ने जारी किया, महामात्र द्वारा जारी। उसको किसने किया था, श्रावस्ती के जारी किया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 7 पंक्तियां लिखी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इस पर निम्न उल्लेख है। इस पर उल्लेख क्या क्या है, पहला पॉइंट क्या लिखा है इसने, बड़ी इंटरेस्टिंग उल्लेख है। इन्होंने लिखा है कि 4 चीजें, जैसे तेल, द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष मेरे हिसाब से, तेल, द्रुम और धान, व 2 प्रकार के सिक्के। ठीक है, 2 प्रकार के सिक्के, ये 4 चीजें लिखी हैं इसमें। तेल लिखा है, द्रुम लिखा है, और गंदना और कांकड़ी, ये 2 प्रकार के सिक्के लिखे हैं। गंदना और कांकड़ी, इनके नाम अलग अलग भी मिलते हैं, ध्यान रखना। एक गंदना में 4 कांकड़ी होती है, 4 कांकड़ी बराबर 1 गंदना। ये दोनों सिक्कों के नाम लिखे हुए, और ये सिक्के अर्थशास्त्र में भी उल्लेखित है। इस बेस पे हम कहते हैं कि ये डेफिनेटली मौर्य काल से होगा। अब ये जो 4 चीजें लिखी गई हैं, इनका क्या करना था, इनको है वो उक्त 2 प्रकार के सिक्के, उक्त चारों को, उक्त चारों का भंडारण एक पास में गोलाघर क्षेत्र है, गोलाघर अनाज गृह में किया जाए। ठीक है, ताकि आग, जल या तोतों के काटने से, तोतों के कारण, तोते फसल खराब कर देते थे, तोतों के कारण अकाल की स्थिति बनने पर जनता को राहत दी जा सके, जनता को राहत दी जा सके। ठीक है, तो ये भी अकाल को ही एक प्रकार से समर्पित था, अकाल राहत के लिए समर्पित था। ठीक है, अकाल की स्थिति में। और ये मुद्राओं का थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में बात की गई, इन चारों चीज़ों का भंडारण कर लेना, ताकि अगर भविष्य में अकाल जैसी स्थिति आएगी तो हम वो निपटने में सक्षम हो जाएंगे, अन्यथा हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो महास्थान और सहगोरा, इन दोनों लेखों से हमें पता चलता है कि इनकी सीमा जो है वो पूर्वी राज्यों तक भी ठीक ठाक तरीके से फैली हुई थी। तो पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया, अब हम थोड़ा दक्षिण देख लेते हैं। ठीक है,
हाँ, अब इसको अपन क्या करते हैं, दक्षिण भारत में विस्तार। देखिए, दक्षिण भारत में विस्तार के हमारे पास में ऐसे सीधे कोई ऐसे अभिलेखीय तो प्रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन कई सारी ऐसे उल्लेख हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में भी इनका विस्तार था। पहला उल्लेख, प्लूटोर्क क्या कहता है? प्लूटोर्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना के साथ निकलता है और पूरे भारत को रौंद डालता है। अस पूरे भारत शब्द का उल्लेख आते ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दक्षिण भारत को भी छोड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लूटोर्क का स्टेटमेंट, चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद देता है। ठीक है, तो आप समझ जाना, पूरे भारत की अगर बात की है तो इसमें आपके ये बात भी शामिल हो जाती है। ठीक है, कि पूरे भारत फिर दक्षिण भी बचा नहीं होगा। इसमें चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा। इसका मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी क्षेत्र इससे बाहर नहीं था, द्वीप का स्वामी कहा है। तो इससे सीधा पता चलता है कि कोई भी क्षेत्र इससे बाहर नहीं होगा। सकल का मतलब कंप्लीट पूरे क्षेत्र को उसने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया ही होगा, तभी ये सारी बात है वो इन्होंने लिखी है यहाँ पे। मुद्रा राक्षस ग्रंथ को और बढ़िया तरीके से बात करता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस क्या कहता है? मुद्रा राक्षस ने समुद्रगुप्त के लिए चतुःसमुद्र पर्यंत कहा है। समुद्र पर्यंत मतलब चारों समुद्रों का स्वामी समुद्रगुप्त को कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। ठीक है, और अगर ये बात जो कही गई है इससे सीधा सा यही लगता है कि उसने समुद्रों को अपने क्षेत्र में लिया है, और समुद्रों को लिया मतलब दक्षिणी भारत जो है निश्चित रूप से इनके साथ में आया होगा। चौथा पॉइंट जो है ये आप सभी के पढ़ा हुआ है, मैं वापस लिख रहा हूँ। जीवन के अंतिम दिनों में और ये बात तो मैं आपको जैन धर्म में बता चुका हूँ, भद्रबाहु और उस समय कि श्रवणबेलगोला में स्वलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन दिया था। अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में स्वलेखना विधि द्वारा शरीर त्यागा। चंद्रगुप्त ने अपना शरीर त्यागा। अब श्रवणबेलगोला में शरीर त्यागा, निश्चित रूप से श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक के अंदर है वो डेफिनेटली इनके अधीन ही रहा होगा, तभी वहां पे वो गए होंगे। ठीक है, तो ये बात हो सकती है यहाँ पे, और इसकी जानकारी कई स्रोतों में मिलती है, मैं आगे लिखता हूँ। इन्हें विशाखाचार्य भी कहा जाता है। परिशिष्ट पर्व ने इनको क्या कहा है? विशाखाचार्य कहा है। विशाखाचार्य किसने कहा है? परिशिष्ट पर्व ने कहा है। किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। आप लिख लेना इसको। और इसके साथ साथ में यहाँ पे आपके चंद्रगिरी पर्वत का नाम भी अब चंद्रगिरी दे दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और ये जानकारी मिलती कहाँ से? इस ग्रंथों का नाम भी याद रखना, परिशिष्ट पर्व से मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। परिशिष्ट व्रत कथा कोश परिशिष्ट पर्व, ठीक है, परिशिष्ट पर्व
और इसके अलावा भद्रबाहु चरित्र, और इसके अलावा मुनिवंश अभ्युदय, मुनिवंश अभ्युदय में भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इन 4 पुस्तकों में इसकी जानकारी मिलती है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ये चौथा प्रमाण है कि दक्षिण भारत में भी इनका शासन रहा है। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण संगम ग्रंथ है एक, संगम ग्रंथ, संगम मामुल नार के ग्रंथ एहनानूर में लिखा है कि, अब देखो एहनानूर क्या लिखता है। एहनानूर ये लिख रहा है कि चंद्रगुप्त दक्षिण भारत एक बड़ी सेना लेके आता है। ठीक है, विशाल सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य आता है और मोहर राजा पर आक्रमण करता है। तो चंद्रगुप्त विशाल सेना के साथ मोहर राज्य पर आक्रमण करता है। जाना है तिन्नेवेली, फिर आगे बढ़ेगा, करता है 2 राज्यों के साथ में दोस्ती करता है। ठीक है, और 2 राज्य कौन से थे? एक तो था कोशर, एक था वाडुगर। कोशर व वाडुगर जातियों से समर्थन लेता है। ठीक है, वाडुगर कौन थे? वाडुगर उत्तर भारत के लोग थे और दक्षिण भारत में सैनिक सेवा दे रहे थे। उत्तर भारत के थे परंतु दक्षिण में सैनिक सेवा दे रहे थे, सैनिक सेवा दे रहे थे। अब ये बात कौन कह रहा है? ये संगम ग्रंथ कह रहे हैं, और संगम ग्रंथ वहाँ के बड़े प्रमाणिक ग्रंथ है। और अगर संगम ग्रंथ ये बात कहते हैं तो डेफिनेटली एक बात यूँ कहिए कि ये एक बहुत प्रमाणिक बात है। फिर आगे है वो अतीर नार जो है, अतिशय नार एक ग्रंथ है तमिल का। अतिशय नार आगे इस बात को आगे बढ़ाता है। ये अतिशय नार ग्रंथ है तमिल का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि फिर इस जगह से अटैक करके मोहर राज्य से चंद्रगुप्त आगे बढ़ता है। के अनुसार चंद्रगुप्त मोहर राज्य से आगे बढ़ता है, मोहर राज्य से आगे बढ़ता है व तिन्नेवेली को अपने अधिकार में करता है, को अपने अधिकार में करता है, अधिकार में करता है। ठीक है, अब तिन्नेवेली को अपने अधिकार में करता है। तो इस प्रकार आप ऐसे समझिए कि दक्षिण भारत में संगम साहित्य और तमिल साहित्य भी इस बात को है वो स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण में भी अटैक हुआ और उसने इस सारे क्षेत्र को भी अपने अधीन किया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रमाण हैं ये दक्षिणी भारत के प्रमाण हैं। ठीक है, तो हमने देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों भारत को ले लिया यहाँ पे। अब आप इसको ऐसे समझिए, साम्राज्य विस्तार की बात आ रही थी, तो अब एक नेपाल रह गया। ठीक है, एक नेपाल रह गया। उत्तर में विस्तार कर लेते हैं फिर बस। उत्तर में विस्तार, उत्तर में विस्तार और
नेपाल को अपने कब्जे में किया, को अपने नियंत्रण में किया। विंसेंट स्मिथ ने ठीक ही लिखा है। विंसेंट स्मिथ का ही मेरे हिसाब से कथन है, मैं कल आपको और कंफर्म करके बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था जिसको पुनः प्राप्त करने के लिए मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे, क्योंकि काबुल कंधार से लेकर बंगाल तक और नेपाल से लेकर नीचे आपके तिन्ने वैली तक पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो अब निष्कर्ष लिख लेते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पे पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी सीमा देखिए, हेरात से लेकर और अफगानिस्तान से लेकर और बंगाल, ठीक है, नेपाल से लेकर मैसूर और इधर आपके सौराष्ट्र से आगे यहां तक। ठीक है, तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था, जिसे पुनः पाने के लिए मुगल तड़पते रहे, खूब बाबर ने प्रयास किए थे, तड़पते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे, अब ये कथन मुझे वापस देखना पड़ेगा, मेरे दिमाग में नहीं है अभी। विंसेंट स्मिथ का है मेरे हिसाब से, मुझे कंफ्यूज कर रहा है अभी वो एच.सी. रॉय चौधरी। ठीक है, फिर भी देखेंगे, अगर कल सुधार हुआ तो मैं करवा दूंगा, अगर यही है तो फिर यही रहेगा, मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, संशोधन नहीं करूंगा, और अगर संशोधन हुआ तो मैं कल इसको करवा दूंगा। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का काम है वो पूरा हुआ। महास्थान में एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने ये साख की राशनिंग करवाई थी। राशनिंग का मतलब होता है अकाल राहत कार्यों में कम कीमत पर ऐसा सिस्टम विकसित करना कि कम कीमत पर किसानों को अनाज उपलब्ध करवा सकें। राशनिंग व्यवस्था उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शासक, विदेशों से संधि करने वाला भारत का पहला शासक, अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला भारत का पहला शासक, दहेज में अफगानिस्तान जैसे विदेशी शासन लेने वाला भारत का पहला शासक, विदेशी सत्ता को उखाड़ने वाला भारत का पहला शासक, मौर्य वंश की नींव रखना और बड़े साम्राज्य का एक सबसे बड़ा सम्राट बनने वाला भारत का पहला शासक, और इतनी बड़ी अखंड भारत की नींव रखने वाला भारत का पहला सम्राट। आप ये सारी बातें लिख लेना और फिर हम अब आगे बढ़ेंगे, कल बिंदुसार पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।